स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स चैप्टर के अंतर्गत एक्सरसाइज 4.3 में पार्ट सेकंड डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट के वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चन बताए गए जिसमें आपको ये बताया गया कि किस प्रकार से किसी भी दिए गए रैखिक समीकरण का हम लोग ग्राफ बनाते हैं। हालांकि ग्राफ बनाने के लिए केवल दो ही बिंदुओं की आवश्यकता है, अनिवार्य है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि रैखिक समीकरण का जो ग्राफ बनता है, आलेख बनता है, वो एक सरल रेखा बनती है और सरल रेखा को कम से कम आपको दो बिंदु ज्ञात होने चाहिए। तो दो बिंदुओं की सहायता से हमने एक रैखिक समीकरण का ग्राफ खींचा था। उसी प्रकार से कुछ क्वेश्चंस और भी हैं, इसमें भी हमें ग्राफ ही खींचना है। और इस क्वेश्चन पहले क्वेश्चन में तो यहाँ पर यह भी बताया गया है कि आपको समीकरण भी बनाना है, तो समीकरण भी बनाएंगे, रैखिक समीकरण भी बनाएंगे और उसके साथ ही साथ उसका ग्राफ भी खींचेंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। इसमें लिखा हुआ एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपए है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपए है। अगर हम पहले किलोमीटर किराए की बात करते हैं तो 8 रुपए लगेगा आपको। अगर आप 1 किलोमीटर जाते हैं तो 8 ही रुपए देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए 2 किलोमीटर जा रहे हैं तो कितना देना पड़ेगा? देखिए 2 किलोमीटर जा रहे हैं तो 2 में से 1 किलोमीटर जो आपका था उसका तो आपका किराया 8 रुपए हो गया। बचा कितना? 1 ही किलोमीटर तो बचा। अब उसका किराया कितना होगा? 8 रुपए नहीं लगेगा, 5 रुपए। 8 और 5 13। मान लीजिए कोई 3 किलोमीटर गया तो 3 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा भाई? 3 किलोमीटर आप गए हैं तो 1 किलोमीटर का पहले किलोमीटर किराया 8 रुपए हो गया। अब ये दो जो बचे हैं इन किलोमीटर का किराया 5-5 रुपए के रेट से लगेगा। तो 5 इसका 5 इसका, मतलब 5 गुना 10 और 10 और 8 तो ठीक है, बात समझ में आ गया। मतलब कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए अगर आप 3 किलोमीटर जा रहा है तो 3 में से 1 घटा दीजिए। पहले 1 घटा दीजिए, 1 किलोमीटर को अलग कर दीजिए। उस 1 किलोमीटर किराया 8 रुपए पड़ेगा। बाकी जो बचता है मतलब 2 बचता है तो 2 कैसे है? 3 - 1, मतलब जितनी दूरी जानी थी उसमें से 1 क्या कर दिया गया? घटा दिया गया। क्यों घटाया गया समझ में आ गया आपको? तो 3 - 1 कर दिया गया तो 2 और उसमें किससे गुणा करना पड़ेगा? 5 रुपए का, क्योंकि उसका आपको प्रति किलोमीटर किराया बाद में कितना पड़ता है? 5 रुपए। ठीक है, तो इसीलिए हमने लिखा है कि तय की गई कुल दूरी कितनी है? x किलोमीटर। टोटल कितनी दूरी आपको जानी है? x। उसमें 1 किलोमीटर तो आपका अलग हो गया, उसका किराया 8 रुपए पड़ेगा। तो हमने लिखा कि पहले किलोमीटर किराया 8 रुपए लगेगा। ठीक है, तथा अब बचा कितना? आप पास जैसे 3 किलोमीटर आप गए थे तो 3 में से 1 काम कर दिया तो 2 बचा। मान लीजिए अगर आप 10 किलोमीटर जाते तो 10 किलोमीटर में क्या होता कि पहले किलोमीटर किराया आपको अलग हो जाता है 8 रुपए। बचता कितना? 10 माइनस का 1 अर्थात 9। और 9 किलोमीटर किराया कितने रेट से लगता है? 5 रुपए। 9 गुणे 5 प्लस 8, 9 गुणे 5 प्लस 8। ठीक है, तो अब देखिए इसी प्रकार से यहाँ पर भी शेष दूरी कितनी बची? x - 1। क्योंकि हमने एक किलोमीटर तो अलग कर दिया तो शेष दूरी x - 1 किलोमीटर का किराया 5 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से लगेगा। हम ये नहीं कह रहे कि 5 रुपए लगेगा, अब जितने दूरी जाएगा 5 किलोमीटर के रेट से लगेगा। तो इसलिए कुल किराया जो y बताया गया है प्रश्न में, इसलिए 8 तो आपको लगना ही लगना है 8 रुपए, क्योंकि 1 किलोमीटर तो अलग हो गया। बाकी बचता है आपका x - 1 किलोमीटर, उसका 5 रुपए के रेट से, तो गुणे 5 गुणा कर लीजिए तो 5x - 5 प्लस का 8, तो 5x प्लस का है 8 - 5 अर्थात प्लस का 3। तो y = 5x + 3 लिख दीजिए या फिर इसको लिख दीजिए y - 5x = 3। या फिर आप इसको अगर ax + by + c के रूप में लिखना चाहते हैं तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस का 5x एंड प्लस का y माइनस का 3 बराबर 0। आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो खैर हमारा रैखिक समीकरण बन गया। हमने कहा था कि रैखिक समीकरण लिखिए, अब इसका आलेख खींचना है। ठीक है, तो आलेख खींचने के लिए वही बात जिसके पहले हमने सीख चुके हैं कि हमें कोई भी दो बिंदु चाहिए, परंतु दो बिंदु ऐसे लिए जाते हैं कि जो आसानी से संख्या रेखा पर दिखाए जा सके। ऐसा नहीं कि आप 1/12 एक बिंदु निकाल लें, अब 1/12 तो 1/12 टुकड़े में कीजिए, कैसे आएगा? समस्या हो जाएगी। इसलिए कुछ हम ऐसे मान रखा करते हैं कि जिससे कि हमारा ग्राफ जो है बनाने में हमें कोई दिक्कत न उठानी पड़े। क्योंकि ग्राफ आपको कॉपी में बनाना होता है तो बहुत बड़े बड़े मान भी रखने का कोई मतलब नहीं है, या बहुत छोटे मान प्राप्त हो जाए या रखने का कोई अर्थ नहीं होता। इसलिए कुछ इस प्रकार के मान यहाँ लेते हैं, अपनी स्वेच्छा से। देखिए अलग अलग लोग हल करें तो अलग तरीके से बिंदु ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी भी रेखा पर कितने बिंदु स्थित होते हैं? अपरिमित रूप से अनंत।
अगर हम कहें किसी भी रेखा पर कितने बिंदु स्थित होते हैं तो अनंत बिंदु स्थित होते हैं। कारण क्या है? क्योंकि किसी भी रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं? अपरिमित रूप से अनेक। तो जितने हल हैं उतने बिंदु हैं। प्रत्येक हल को हम बिंदु कहते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि प्रत्येक बिंदु को हम हल कहते हैं। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर केवल 2 बिंदु ले रहे हैं। तो देखिए चलिए कैसे लिया जा रहा है। एक टेबल बनाइए एक्स वाई बिंदु की, x बराबर 0 रखते हैं। तो जरा x बराबर 0 रखिए यहाँ पर 5 × 0 मतलब 0 हो जाएगा प्लस का 3। तो 5 × 0 प्लस का 3 अर्थात y बराबर 3 आ जाएगा। x बराबर 0 को y बराबर कितना 3 अर्थात 0 का 3 पहला बिंदु बन गया, a नाम है इसका। फिर हमने क्या किया, x बराबर -1 रख दिया। ठीक है, x बराबर -1 रखा तो 5 × -1 प्लस का 3 अर्थात -5 प्लस का 3 तो घट जाएगा। तो अर्थात y बराबर कितना बचेगा -2। तो -1 का -2 ये हो गया आपका -1 का -2। अब 2 बिंदु मिल गया, इनको लोकेट कर लेते हैं। तो हमने ग्राफ दी। ग्राफ पेपर पे अगर आप लोग बनाते हैं तो उसके अच्छा है, ग्राफ पेपर पे ही बनाना चाहिए। ग्राफ पेपर में आप जानते हैं कि जो बाएं तरफ होता है उसमें ग्राफ पेज होता है और दाहिने तरफ आपका उसमें लाइन खींची होती है, उधर आपको लिखना होता है। तो दाहिने ये देखिए जितना भी लिखने वाला कार्य है इस प्रकार का ये सब, या आपको दाहिने साइड में करना है, ग्राफ जो आपको बनाना है बाएं साइड बनाना है। और ध्यान दीजिएगा कि जैसे ये क्वेश्चन है आपका, अगर दाहिने साइड यहाँ पर क्वेश्चन आप नोट कर रहे हैं तो उसके ठीक सामने यहीं पर ग्राफ बनना चाहिए। ठीक है, ठीक सामने ग्राफ बनाना। तो ग्राफ पेपर पे अगर आप बनाते हैं तो उसमें देखिए आपका 1 सेंटीमीटर पर अंतराल बने ही रहते हैं। वहाँ पर आप इस प्रकार से x और y खींच करके 1 2 3 -1 -2 -2 इधर भी आपका आपको 1 2 यहाँ पर 3 हो जाएगा, -1 -2 -2 हो जाएगा। तो अब आप देखिए यहाँ पर पहला बिंदु है a 0, 0, 3 में क्या भुज क्या है 0, जिसका भुज 0 होता है वो कहाँ से होता है y पर कहाँ से होगा जहाँ 3 होगा। देखिए ये 3 है तो ये बिंदु है क्या a, जिसका निशान क्या है 0, 3। दूसरा हो गया -1 का -2, तीसरे चतुर्थांश में हो जाएगा -1 x अक्ष से -2 इधर से, तो दोनों को सामने चले तो यहाँ पर मिलेगा। ये 2 बिंदु हो गए, दोनों को मिला के हुए एक सरल रेखा खींच दीजिए। यही सरल रेखा जो है इस दिए गए यानी प्राप्त रैखिक समीकरण का आलेख हो गया। ठीक है, आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। देखिए शेष बचे हुए क्वेश्चन आप स्वयं से करिए। अगर कोई समस्या है तो व्हाट्सएप में कमेंट करके माध्यम से पूछ सकते हैं। वहाँ पर आप हम यहाँ पर केवल 2 ही क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले की वीडियो में आपको 2-3 क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए कहा गया था कि आपको सेल्सियस पैमाना और फारेनहाइट पैमाना, टेम्परेचर नापने के 2 मुख्य पैमाने हैं। अभी और भी पैमाने हैं। तो सेल्सियस जो है वो हम लोग जैसे अपने इंडिया में है वहाँ पर सेल्सियस पैमाना इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ फारेनहाइट पैमाना इस्तेमाल किया जाता है। अपने यहाँ भी फारेनहाइट पैमाना इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमें किसी मनुष्य का टेम्परेचर नापना हो, बुखार नापना हो, तो फारेनहाइट में हम लोग नाप लेते हैं। ठीक है, तो 2 प्रकार के पैमाने सेल्सियस और फारेनहाइट, इनको आपस में कन्वर्जन किया जाता है। तो कैसे किया जाता है तो उसका एक सूत्र उन्होंने पहले से ही बता रखा है। F = होता है 9.5 C + 32। यहाँ F का मतलब फारेनहाइट हो जाता है और C का मतलब सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन इनका यह है कि C को x अक्ष मान लीजिए और F को y अक्ष मान लीजिए और इस प्रकार से मान करके आप ग्राफ लीजिए। तो हमने क्या किया, एक टेबल बना ली C बराबर x और F बराबर y बिंदु। C बराबर हम रखते हैं, मान लीजिए 0 रख देते हैं। तो यहाँ जब 0 रखेंगे तो y मतलब F बराबर, F का मतलब y सही है, F बराबर 9.5 × 0 + 32, तो 0 हो जाएगा, प्लस का 32 मतलब केवल 32 आ जाएगा। F बराबर कितना आ जाए 32, 0 32 तो मतलब a बराबर a के निशान हो जाते हैं 0, 32। F बराबर C बराबर हम क्या रखते हैं -5। C का मतलब क्या x, तो x बराबर कितना रख रहे हैं -5, तो -5 रखेंगे तो F बराबर 9.5 × -5 प्लस का 32। देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएंगे तो अर्थात -1 बचेगा। -1 का इधर 9 मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, माइनस का 9 प्लस का 32। तो माइनस का 9 प्लस का 32 घटा दीजिए 32 से 9 तो कितना आ जाता है 20। ठीक है, इसलिए आपका निशान क्या बन जाएगा -5, 20। ये आपका बिंदु B हो गया। अब इसका भी आप इसी प्रकार से x अक्ष y अक्ष खींच करके अब यहाँ पर देखिए कि हम देख रहे हैं कि 5 है 23 है, अगर हम एक एक करके निकालें तो 23 सेंटीमीटर जाना पड़ेगा, 32 सेंटीमीटर जाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम पैमाना अपना थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने पैमाना क्या माना है, पैमाना जो है हमारा है 1 सेंटीमीटर बराबर है 10 मीटर। यहाँ पर पैमाना कितना है 1 सेंटीमीटर बराबर 10, जबकि इसमें कितना पैमाना था 1 सेंटीमीटर बराबर 1। तो पैमाना तो अपनी सुविधा के अनुसार लिया जाता है।
तो खैर देखिए हमें 10 20 इधर 10 20 30 40 इधर -10 -20 यहाँ पर -10 -20 होगा इस तरीके से। 0,32 जो है देखिए जब ग्राफ पेपर पे आप बनाएंगे तो यहाँ पर 30 है यहाँ पर 40 है, तो वहाँ पर ग्राफ पेपर में आप देखते हैं पतली लाइनें होती हैं, बहुत पतली पतली 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 पतली लाइनें होती हैं जो मिलीमीटर को बताती हैं। तो वहाँ पर आप 30 है तो उसके जस्ट ऊपर वाली 31 फिर उसके जस्ट ऊपर वाली 30, वही पॉइंट जो यहाँ पर होगा 32 0,32 जिसका भुज 0 होती है बिंदु कहाँ से होगा y एक्स पर होगा। ये बिंदु यहाँ पर हमने दिखाया है a, इसके निशान क्या है 0,32। दूसरा बिंदु यहाँ -5,23 देखिए जब ये आपका माइनस का 10 है तो यहाँ पर बीच में जस्ट मिडिल में क्या होगा आपको माइनस का है। और 23 देखिए 23 और 30 के बीच में तो ऊपर पतली लाइन होगी तो 21 फिर 22 फिर 23 इधर से सामने देखेंगे तो ये बी बिंदु जो है आपको किसको बता रहा हूँ -5,23 को दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए सरल रेखा खींच दीजिए आपका ये ग्राफ तैयार। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारा क्वेश्चन ये है सेकंड नंबर में कि जब 30 अंश यानी 30 डिग्री सेल्सियस हो 30 डिग्री सेल्सियस हमारा तापमान हो उस समय फ़ारेनहाइट में क्या करें तापमान, तो बस सी के स्थान पर कितना रख देना 30 और ये फार्मूला आपके पास ना। ठीक है, हालांकि हम इस चीज़ों को ग्राफ से भी निकाल सकते हैं लेकिन ग्राफ से निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए हमें यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 9.5 × 30 + 32 तो 5 से डिवीजन कर दिए 5 से 30 9 और 6 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 54 और 54 + 30 कितना हो जाता है 86। तो f का मान कितना हो जाता है 86 अर्थात 30 डिग्री सेल्सियस बराबर कितने के 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कहा गया कि 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसको आप सेल्सियस में चेंज करिए। हमने लिखा f बराबर 95 तब तो अब f के स्थान पर देखिए यहाँ f बराबर क्या है फार्मूला देखिए f बराबर 9.5 c + 32 f के स्थान पर कितना रख देना 95 प्लस इक्वल हो जाता है आपका 9.5 c + 32 32 को आप इधर ले आइए तो माइनस में आ जाएगा 95 - 32 63 हो जाता है। देखिए अब इधर 9.5 इधर मल्टीप्लिकेशन है c के साथ में उधर आ जाएगा तो पलट जाएगा 9.5 की जाए इधर कितना हो जाएगा 5 9 से काट दिए 9 से 63 तो 7 × 5 यानी 7 × 35 तो c बराबर कितना आ जाता है आपका 35 डिग्री आ जाता है अर्थात 95 डिग्री फ़ारेनहाइट इसके बराबर 35 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। अगला जो पार्ट 4 है जिसमें कहा गया है कि जब सेल्सियस 0 होगा तो फ़ारेनहाइट कितना होगा और जब फ़ारेनहाइट 0 होगा तो सेल्सियस कितना। तो हमने दो पार्ट एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर आप समझ लेकिन सेल्सियस बराबर 0 और c बराबर 0 f = 9.5 × 0 + 32 अर्थात f बराबर 32 अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस इसके बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हम पहले भी यहाँ बता चुके हैं। ठीक है, फिर जब f बराबर 0 है तब f बराबर 0 तो f के स्थान पर अर्थात यहाँ पर क्या रख देना है आपको 0 तो 0 = हो जाता है आपका 9.5 c + 32 तो -32 आपका इधर आ जाएगा 0 - 32 अर्थात -32 इधर 9.5 इधर आकर के 5.9 हो जाएगा 5 से मल्टीप्लिकेशन कर दिए 32 में आपका तो 160 आ जाता है तो 160/9 भाग कर देंगे तो लगभग c बराबर आता है -17.777 आता रहता है तो उसको हम बार 7 कर देते हैं। ठीक है, तो माइनस में 17.777 आ जाता है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आ रही है आपकी या आप भिन्न में भी उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आपकी एग्जाम बुक में आ रहा है आंसर में। इसी में क्वेश्चन नंबर 5 है जो है उसमें कहा गया है कि ऐसा कोई मान क्या संभव है जहां पर संख्यात्मक रूप से सेल्सियस पैमाने पर और फ़ारेनहाइट पैमाने पर मान समान हो। अगर ऐसा संभव है तो आप बताइए। हाँ ठीक है, संभव है। और कैसे उसको हम निकालते हैं तो हमने लिखा है कि जब संख्यात्मक रूप से f बराबर c। देखिए हम ऐसा नहीं कह रहे कि 30 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर हो, मतलब कोई भी डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर है, ऐसा नहीं। अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग पैमाना, लेकिन कोई एक संख्यात्मक मान तो हो ही सकता है। होगा कि नहीं होगा उसको कैलकुलेट करने के बाद पता चल ही जाएगा। तो हमने लिखा कि जब संख्यात्मक रूप से f बराबर c हो जाएगा तब माना f बराबर c बराबर x। तो अर्थात हम दोनों के स्थान पर क्या रख सकते हैं x रख सकते हैं क्योंकि संख्यात्मक रूप से दोनों क्या है बराबर। तो जहां पर f था वहां पर भी x कर दिया गया, जहां पर c था वहां पर भी x कर दिया गया। x = 9.5 x + 32 9.5 पॉजिटिव इधर आ जाएगा नेगेटिव x - 9.5 x = 32 आ जाता है। अब देखिए इसके नीचे आप एक मान लीजिए तो 5 और 1 कैल्शियम 5 आ जाएगा तो 5 से गुणा हो जाएगा तो 5x - 9x = 5 इक्वल टू कितना आ जाता है 32। अब 5x - 9x करेंगे तो -4x आ जाएगा तो -4x/5 = 32
इधर आपका 4/5 उधर जाएगा तो 5/4 हो जाएगा, लेकिन माइनस तो बना ही रहेगा, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 32 इंटू माइनस का 5/4। अब 4 से डिवीजन कर दीजिए तो 4 8 जा 32 और 8 5 जा 40, तो आपका x की वैल्यू कितनी आ जाती है माइनस का 40 आ जाती है। अर्थात एक ऐसा मान हमें प्राप्त हो सकता है संख्यात्मक रूप से माइनस का 40 डिग्री, जो कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों का क्या है बराबर है। इसीलिए माइनस 40 डिग्री सेल्सियस कहिए या माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट कहिए, आपस में क्या है बराबर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन नंबर 8 के सभी 5 पार्ट सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि एक्सरसाइज 4.3 समाप्त हो जाती है। आई होप आप लोगों को सभी चीजें समझ में आ गई।